नमस्कार दोस्तों। तो यूपीएससी ईपीएफओ का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा और नोटिफिकेशन आने के बाद इस साल एग्ज़ाम होगा, इसका भी तय हो चुका है। देखिए, अब सबसे बड़ा चैलेंज यही रहता है कि ईपीएफओ का एग्ज़ाम हर साल होता नहीं है। अगर आपने देखा होगा पिछला 5-6 साल का ट्रेंड अगर आप देखोगे तो हर साल एग्ज़ाम नहीं होता है, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगी। लेकिन इस बार ये एग्ज़ाम होगा, ये तय है और नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगी। तो इस बार ईपीएफओ ने ये भी इवन कंफर्म कर दिया है, एक एप्लीकेंट ने मतलब क्वेश्चन डाला था तो ईपीएफओ ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि लगभग तय वैकेंसीज कितनी होंगी। नोटिफिकेशन से पहले ही ये आपको पता है कि वैकेंसीज भी इतनी आने वाली हैं इस बार पिछली बार से थोड़ी सी कम वैकेंसीज देखने को आपको ज़रूर मिलेंगी, लेकिन एग्ज़ाम हो रहा है, यही अपने आप में एकदम तय बात है, यही बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए आपको पूरी तरीके से फुल प्रिपेयर्ड रहना है। तो इस वीडियो में खास तौर से हम सिलेबस, ईपीएफओ के सिलेबस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज अगर आप जा करके देखोगे ईपीएफओ का सिलेबस तो ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे मेंशन्ड है, तो जनरल साइंस आपको पढ़ना है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आपको पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है, इंडियन पॉलिटी पढ़नी है। मतलब आपका सिविल सर्विसेज में जैसे सिलेबस देता है ना वो एक लाइन में, उससे भी ज़्यादा छोटे में आपको ईपीएफओ का सिलेबस मिलेगा। तो मतलब अगर आप देखो जनरल साइंस, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी आपको पढ़नी है, ये सीधा सीधा सब्जेक्ट्स के नाम दे दिया है। अब इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स छोड़ने हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। तो वो आज हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं कि एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने एनालाइज किया है और उसके हिसाब से कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने ही चाहिए, वो हम पूरा डिकोड करके इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि बहुत सारे सिविल सर्विसेज के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक बी ऑप्शन रहता है ईपीएफओ। तो वो ये सोचते हैं कि भाई सिविल सर्विसेज की तैयारी हमने करी है और ईपीएफओ के लिए तो ईपीएफओ का एग्जाम भी साथ में लगे हाथ दे ही देंगे, तो क्या सिर्फ सिविल सर्विसेज की तैयारी से पूरा ईपीएफओ का सिलेबस कवर हो जाएगा, वो भी बहुत जरूरी है समझना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, थोड़ा सा फर्क तो ईपीएफओ के एग्जाम में होता है, वो जो फर्क वाले सब्जेक्ट्स है वो मैं आपको जरूर यहाँ पर दिखा दूंगा इसी वीडियो के अंदर में। उसके बाद वो बच्चे जो सिर्फ ईपीएफओ की तैयारी करना चाहते हैं, जो एकदम फ्रेशर हैं और सिर्फ पूरा अपना फोकस ईपीएफओ के ऊपर रखे हुए हैं, वो लोग जिनके अटेम्प्ट भी एग्जॉस्ट हैं, वो एकदम ईपीएफओ के ऊपर उनका फोकस है, उनके लिए भी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि सिलेबस की एक एक चीज़ काफ़ी डिटेल में हम इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर ये पूरी एक ईपीएफओ की अब सीरीज चलेगी जहां पर अभी हम सिलेबस डिस्कस करें, उसका सब्जेक्ट वाइज अगर आप अच्छा कमेंट करोगे, अगर आप डिमांड करोगे, तो सब्जेक्ट वाइज मैं एक एक सब्जेक्ट का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से एनालाइज करके भी आपको दे दूंगा, सब्जेक्ट वाइज भी, और इवन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा दूंगा यहीं पर इसी चैनल के ऊपर। तो अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप ज़रूर से कमेंट करके बताइए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने कर लिए हैं तो यह आपको भी पता है कि ईपीएफओ के हिसाब से मतलब आप समझ लो 50% सिलेबस वहीं आपने कवर कर लिया है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। देखिए, सबसे पहले एक छात्र का मैं आपको वो दिखाता हूँ। इस छात्र ने एक क्वेश्चन डाला था, इसमें 2 सवाल पूछे थे कि भाई ये बताइए इस साल पेपर होगा कि नहीं होगा, और दूसरी चीज़ पूछी कि भाई इस बार कितनी वैकेंसीज हैं एक्सपेक्टेड अगर पेपर होगा तो यहाँ पर ईपीएफओ ने रिप्लाई किया कि देखो पेपर तो दोस्त होगा, और जो आपकी वैकेंसीज होंगी ईओ एओ के लिए 156 के लगभग वैकेंसीज आएंगी और एपीएफसी के लिए 74 वैकेंसीज इस बार आएंगी, जो कि पिछले एग्जाम के मुकाबले थोड़ा कम है। अगर आप पिछले एग्जाम से इसको कंपेयर करिए तो 2023 में ईओ एओ की जो वैकेंसी थी वो 418 थी और एपीएफसी के लिए जो वैकेंसी थी वो 160 के लगभग थी। उसके पहले 21 में जो वैकेंसीज थी ये 421 थी। 2017 में जो वैकेंसीज थी वो लगभग 291 थी ईओ एओ के लिए, और यहाँ पर तो सीट ही नहीं थी। 2015 में जो थी वो लास्ट सीट 170 थी। तो अब यहाँ पर 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए 156 वैकेंसीज हैं ईओ एओ की, और यहाँ पर 74 लगभग एक्सपेक्टेड वैकेंसीज हैं एपीएफसी के लिए। तो कहा यह जा रहा है कि इस बार वैकेंसीज तो जरूर कम है, लेकिन चलो गनीमत ये कि एग्जाम इस बार किया जा रहा है, तो आपको कमर अब कस लेनी चाहिए। नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा और एग्जाम भी जिस टाइम पर होता है उस टाइम पर कंडक्ट किया जाएगा। अब ये आपकी तो एक्सपेक्टेड वैकेंसीज हो गई, लेकिन समय डिस्कस करना है इस वीडियो के अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द सिलेबस। अब अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं ईपीएफओ की, तो वहां पर आप सिलेबस देखेंगे तो ये आपको लिखित, जो ये येलो साइड में दिख रहा है, ये आपको लिखित तौर पर वहां पर सिलेबस में दिखाई देगा, जिसमें इन्होंने मेंशन किया है जनरल इंग्लिश, इन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मेंशन किया है, जिसका मतलब है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, करंट इवेंट, डेवलपमेंटल इश्यूज, इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी, जनरल अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस, जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जनरल मेंटल एबिलिटी और क्वांट, और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। अब ये अगर आप देखो ध्यान से तो ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में सारे सब्जेक्ट के नाम, मतलब यहाँ पर एक ही लाइन में लिख दिया इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। अब इंडियन पॉलिटी अपने आप में एक पूरी
दुनिया और इकोनॉमी की अलग एक दुनिया। यहाँ पर जनरल इंग्लिश, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एक पूरी दुनिया, जिसके लिए आप पूरा एक किताब से स्पेक्ट्रम पढ़ते हो, उसमें दुनिया भर के टॉपिक होते हैं और मतलब आधे बच्चे 2-2 3-3 महीना उसी में रह जाते हैं। वो सब इतने आसानी से यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो इसको डिकोड करने से पहले, इसको एक एक इसकी माइक्रो लिस्टिंग देखने से पहले कॉमन सब्जेक्ट्स को निकाल लेते हैं इसमें से, कि सिविल सर्विसेज की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप सिविल सर्विसेज वाले एस्पिरेंट हैं, तो ऑलरेडी इसमें से आपने जो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, दैट इट मीन्स दी मॉडर्न हिस्ट्री, आपने बड़ा डिटेल में पढ़ रखा होगा। अलग से ईपीएफओ के लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी काफ़ी काम उसमें कर लिया है। इसका मतलब इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी अब वैसे ही महारत हासिल हो गई होगी आपको, तो अलग से इसके लिए नहीं पढ़ना है। करंट आप वैसे पढ़ ही रहे होगे। जनरल इंग्लिश थोड़ा सा आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा ईपीएफओ के लिए अलग से। क्यों जनरल इंग्लिश आपको अलग से इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमारे जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है उसकी जो जनरल इंग्लिश है वो थोड़ी डिफरेंट है। वहाँ पर जनरल इंग्लिश थोड़ा एनालिटिकल पार्ट में ज़्यादा आता है, वहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस होता है। इधर का थोड़ा सिचुएशन एसएससी की तरफ ज़्यादा रहता है, थोड़ा डिफरेंट है, तो इसलिए जनरल इंग्लिश में थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वांट और मेंटल एबिलिटी सीसैट में आप करते ही हो, महारत वहाँ पर हासिल हो गई होगी आपको, वही चीज़ यहाँ पर भी करना है। और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया और जनरल साइंस, ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए बहुत डिटेल में। तो ईपीएफओ के लिए अलग से इसको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ना ही कोई किताब अलग से फॉलो करनी है, काफ़ी है। बस आप इतना कर लीजिए कि इस सब्जेक्ट्स के जो ईपीएफओ लेवल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको एक बार ज़रूर से सॉल्व कर लीजिए। वैसे भी आपने सिविल सर्विसेज के लिए मॉक वॉक दे रहे होंगे, तो वहाँ पर आपका ठीक ठाक होगा। तो इसके लिए आप एक बार पीवाईक्यूज़ को ज़रूर से यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। बस मैं ये कहना चाहूँगा, जनरल साइंस में जो है ना, जनरल साइंस में हम जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स को जब देखते हैं तो उनका थोड़ा सा टेक जुड़ जाता है। वहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, जैसे टेक जुड़ता है फिर आईओटी और फिर दुनिया भर का क्लाउड कंप्यूटिंग और ये सब तमाम चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पर जनरल साइंस का सिंपल मतलब है, जनरल साइंस का सिंपल मतलब क्या है कि वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो उसके सिंपल टॉपिक्स होते हैं, लॉज ऑफ मोशन और फिर वो आपका ऑर्गेनिक एसिड, बेसेस, ये सब से क्वेश्चन वो पूछा जाता है यहाँ पर। तो यहाँ का थोड़ा सा साइंस अलग है, ये मतलब कोर एनसीईआरटी वाला ये हिस्सा चला गया। हमारा जो है वो टेक थोड़ा सिविल सर्विसेज वाले में जुड़ जाता है, तो वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, उसमें कुछ सवाल थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कंप्यूटर के लिए अलग से सब्जेक्ट यहाँ पर है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस है ना, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। अब ये नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस जो है ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है ना, आईटी टेक में आ जाता है। और वहाँ पर आप देखोगे कि ये साइंस एंड टेक में यूपीएससी में भी आप पढ़ते हो, लेकिन वहाँ पर वो थोड़ा 2-4 लेवल आगे जाके क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इसलिए आपको अलग से ये सारी चीज़ें थोड़ा सा देखना पड़ेगा पीवाईक्यूज़ को, क्वेश्चंस को। वैसे तो अगर आप मतलब यूपीएससी सिविल सर्विसेज वाला पूरा तैयारी किया हुआ है तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए डील करना थोड़ा मतलब टेक्निकली थोड़ा आसान हो जाएगा जनरल साइंस वगैरह के। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इन सारे सब्जेक्ट्स का वेटेज देखा जाए। अब अगर आप ईयर वाइज वेटेज को उठाते हो, 2023 में थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया था। जनरल इंग्लिश यहाँ पर 20 क्वेश्चन थे और गुड अटेम्प्ट करने वाले 15 से 18 क्वेश्चन। यहाँ पर जो क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो 14 से 18 क्वेश्चन। कंप्यूटर एप्लीकेशंस के 9 क्वेश्चन। जनरल अकाउंटिंग यहाँ पर आती है अलग से, ये बिल्कुल ही अलग सब्जेक्ट है, यूपीएससी में आपका इससे कोई लेना देना नहीं है अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हो। तो ये अकाउंटिंग आपको थोड़ा सा अलग से इसमें पढ़ना पड़ेगा। 10 से 12 क्वेश्चन अकाउंटिंग के आते हैं, अच्छा खासा इसका वेटेज होता है और हर साल आप मान के चलिए 10 से 12 क्वेश्चन इसमें आएंगे ही आएंगे अकाउंटिंग में, तो इसका वेटेज थोड़ा ठीक ठाक होता है इसमें। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जैसा कि आपने सिविल सर्विसेज में देखा था पिछले वाले पेपर में, एकदम वही हाल इसमें 9 क्वेश्चन यहाँ पर आए थे जो कि कम थे। इसका वेटेज पहले थोड़ा ज़्यादा हुआ करता था, ये एकदम 9 क्वेश्चन इन्होंने इस बार 2023 में कम कर दिया था। और 25-24 जो 25 वाले एग्जाम होने जा रहा है इसमें भी माना जा रहा है कि हो सकता है भाई इसमें भी ये कम करके चलेंगे। और उसके बाद करंट अफेयर्स में 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। इंडियन पॉलिटी में 5 क्वेश्चन हैं, इसके क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पर भी रहते हैं, कम आते हैं। और इसमें गुड अटेम्प्ट आपका 3 से 4 है। अब इंडियन पॉलिटी मेरा सब्जेक्ट है, बहुत मैं बायस हूँ उसकी तरफ, भाई लॉयर हूँ, पेशे से एडवोकेट हूँ, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, इंडियन पॉलिटी का वेटेज बहुत ज़्यादा ईपीएफओ में नहीं है, बहुत समय देने की जरूरत उसमें नहीं है आपके लिए। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। ये तीनों पार्ट, ये जो तीनों हिस्सा है, ये एकदम से बाउंसर आ गया था 2023 के पेपर में एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि किसी ने, बहुत लोग तो ऐसे थे जो इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉज को बहुत ध्यान से पढ़ते भी नहीं है। लेकिन आप ध्यान में रखिए कि आप एग्जाम किसका देने जा रहे हैं, आप देने जा रहे हैं ईपीएफओ का एग्जाम, जो कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही एम्प्लॉयज़ के लिए बना हुआ है। ऑब्वियस सी बात है उसमें ये इसका वेटेज, इस सब्जेक्ट का वेटेज बहुत ज़्यादा होगा।
और इस बार 2023 में 21 से 22 क्वेश्चन सीधा सीधा इन तीनों हिस्से से पूछ लिए थे। अगर आप पिछले बार कंपेयर करोगे तो थोड़ा कम था वेटेज उसका, लेकिन 23 में 21 से 22 क्वेश्चन यहाँ से आ गए थे। उसके बाद जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन थे, तो टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं, 300 नंबर। अब ये 120 क्वेश्चन में अगर आप इसको थोड़ा सा कंपेयर करो तो दो चार सब्जेक्ट्स, 2-4 पार्ट ऐसे हैं जहाँ बहुत मार्क्स फैक्ट आप कर सकते हो। जैसे आप इसमें जनरल इंग्लिश में देखिए, इसमें 20 क्वेश्चन यहाँ पर भी हैं। उसके बाद ये 2021 का पेपर का है, सोशल सिक्योरिटी का 3 से 5 क्वेश्चन, और उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन का यहाँ पर आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन में 8 से 9 क्वेश्चन, मतलब 14-15 क्वेश्चन का यहाँ पर आपको दिखेगा एवरेज। उसके बाद यहाँ पर आपको करंट इवेंट्स और डेवलपमेंट इश्यूज का 14 से 16 क्वेश्चन दिखेगा। क्वांट और जनरल लॉजिकल रीजनिंग का 15 से 16 क्वेश्चन, एंड देन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के 13 से 15 क्वेश्चन। जो पिछले बार 9 क्वेश्चन यहाँ दे दिए थे उसको उन्होंने यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉज में बढ़ा दिया था, तो यहाँ पर उसको प्लस कर दिया था, यहाँ पर माइनस करके। लेकिन आप मान के चलिए कि ये प्लस माइनस ऊपर नीचे लगा रहेगा इन दोनों हिस्सों में, तो ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आपके लिए। फिर जनरल साइंस में वही 8 से 10 क्वेश्चन, और उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन से 10 क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने दिए हुए थे। पॉलिटी का अगर यहाँ पर भी आप देखोगे तो 5 से 6 क्वेश्चन ही हैं पॉलिटी में, तो पॉलिटी का लगभग 4-5-6 यही आपके पास क्वेश्चन आएंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें इंडियन पॉलिटी से वो नहीं पूछते हैं। उसके बाद यहाँ पर अकाउंटिंग से 8 से 10 क्वेश्चन, पिछली बार अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अकाउंटिंग से आपसे 10 से 12 क्वेश्चन, तो 8 से 10 मतलब 10, तो आप मान के चलिए 10 तक क्वेश्चन आपके आने के चांसेस अकाउंटिंग में रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने इंडियन इकोनॉमी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे थे। 2023 में अलग से ऐसा इंडियन इकोनॉमी में कुछ टॉपिक रख करके ऐसा नहीं पूछा गया था, तो इसलिए यहाँ पर आपको इकोनॉमी नहीं दिख रहा है। उसके बाद इसी चीज़ को आप कंपेयर करेंगे 2017 के पेपर से, अगेन जनरल इंग्लिश 20 क्वेश्चन, सोशल सिक्योरिटी 6 से 7 क्वेश्चन, और उसके बाद इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉस यहाँ 14 क्वेश्चन, 14-6-20। तो अब आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये 15 से 20 के बीच में पूरा इसका इंडस्ट्रियल जो वेटेज होता है इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉस का वो रहता है इसका। ये 12 से 13 क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉस 14 क्वेश्चन, और ये 6 आपके सोशल सिक्योरिटी। अगर इन तीनों हिस्से को मिला दें, ये और ये इनको मिला दें, तो ये 20 क्वेश्चन का आपका टोटल लगा के चल लीजिए, एवरेज 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में रहता है इनका। तो ये वाला एक टॉपिक जो है, ये वाला जो पूरा सब्जेक्ट है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, करंट इवेंट और डेवलपमेंटल इशूज से यहाँ पर अगेन 12 से 13 क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट साइड पर ये क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग से अगेन 14-15 क्वेश्चन, पॉलिटी से फिर वही 5 से 6, अकाउंटिंग से 13 क्वेश्चन, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से अगेन 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 11 क्वेश्चन, और फिर कंप्यूटर की नॉलेज से 5 क्वेश्चन। अब अगर आपको निकालना हो, अब आपने 3 साल के पेपर एनालाइज किए, उसमें अगर आपको निकालना हो कि सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा कौन सा है, मार्क्स फेचिंग हिस्सा कौन सा है, मैं सबसे पहले मार्क करूंगा जनरल इंग्लिश। यहाँ पे सीधा 20 क्वेश्चन है, थोड़े इजी साइड पर ये क्वेश्चन होते हैं, बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, इसको करना कंपैरेटिवली आपके लिए आसान रहेगा। उसके बाद मैं कहूँगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, ये बिल्कुल आप छोड़ के मत जाइएगा। सोशल सिक्योरिटी इंडिया बहुत बढ़िया से इसको पढ़ लीजिएगा, और इसमें कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, दुनिया भर के टॉपिक्स आपको पढ़ने। आप इसके लिए सिंपल करिए, मेरे साथ बैठ करके आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिएगा, मैं अभी कराऊंगा। वो पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर लीजिएगा, और उसके बाद अलग से जो मैं आपको सोर्सेज बताऊंगा वो आप बस पढ़ लीजिएगा, आपका ये पूरा तैयार हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर करंट एंड डेवलपमेंट इशू, ऑब्वियसली आप करंट इशूज़ और डेवलपमेंट इशूज़ पढ़ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट साइड पर होता है। इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पूरा प्रिपेयर कर सकते हैं, करंट अफेयर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बना तो यूपीएससी ही रहा है पेपर, बनवा तो मतलब यूपीएससी ही रहा है पेपर, तो करंट में आपको पता ही है यूपीएससी को महारत हासिल हो, कहाँ से क्या देता है वो आज तक ना उसको खुद पता है। अगर एग्जामिनर को खुद ही 1 महीने बाद वही पेपर दे दिया जाए तो शायद उससे भी ना हो, तो वो चीज़ हो जाती है वहाँ पर। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी 4 ही क्वेश्चन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा अगर आप देखोगे ये क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ पर आप बढ़िया स्कोर कर सकते हो। 1, 2, 3, ये 3 हिस्से हो गए जहाँ पर आप बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। और उसके बाद मुझे लगता है कि आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी थोड़ा सा पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि इसके पीवाईक्यूज मैंने देखे हुए हैं, इसके पीवाईक्यूज और जो एनालाइज किया गया है उसमें थोड़ा फैक्चुअल साइड में पेपर थोड़ा रहेगा आपका, तो यहाँ पर आप ठीक ठाक स्कोर कर सकते हो। एंड एक हिस्सा आपका ये हो गया जनरल साइंस वाला, इसमें मतलब क्वेश्चन जो है वो 10 के करीब लगे रहते हैं। तो ये जो डब्बे बनाए हैं मैंने, ये आपका इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गया। इसको आपको पहले तैयारी इसकी कर लेनी चाहिए, और बढ़िया तैयारी इस हिस्से की करनी चाहिए, क्योंकि ये सब मार्क्स फेचिंग वाले हिस्से हैं, बढ़िया नंबर इसमें आपके आ सकते हैं। बाकी वालों में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलेगा, कम भी रहेगी तो चलेगा, बहुत ज़्यादा घुस नहीं जाना है। अब पॉलिटी तो अपने आप में पूरी दुनिया है, अब ये नहीं कि लक्ष्मीकांत उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया, ये नहीं ज़रूरत है, मैं आपको अभी बताऊँगा।
अब अगर आप इन सारे सब्जेक्ट्स को मिला करके सिलेबस को डिकोड करना शुरू करें, सबसे पहले हम अपना सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश उठाते हैं। अगर आप जनरल इंग्लिश देखोगे तो इसमें आपको वही सिंपल जो एसएससी लेवल पर पूछा जाता है वैसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, वर्ब, एग्रीमेंट, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, टेंस, मोडाल्स, एडजेक्टिव्स, ठीक है, एडवर्ब्स, ये सब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यही सब पढ़ना है। इधर वाला जो येलो वाला हिस्सा है, पिछले साल के पेपर में थोड़ा इसका वेटेज रहा ठीक ठाक, सिनोनिम, एंटोनिम ठीक ठाक, इसका अच्छा खासा वेटेज, इडियम्स एंड फ्रेजेस थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और सबसे ज़्यादा फेवरेट जो मुझे ईपीएफओ का लगा दैट इज़ रीअरेंजमेंट पैरा जंबल्स, ये उनका बड़ा फेवरेट टॉपिक है। और इन टॉपिक्स को आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, इनके लिए आपको कुछ फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। अब देखिए, अब आप कहोगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, अरे यार सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो हैं वो इतने सारे वर्ड्स हैं, पता नहीं कौन सा उठा के दे दे। देखो, इसके लिए मैं 100% आपको गारंटी ले रहा हूँ, एक सेट फॉर्मूला है, बता दूंगा, वहीं से सवाल आएंगे आपके, और ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। वही चीज़ सेम अप्लाई होती है इडियम एंड फ्रेजम्स में, और वही चीज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपकी यहाँ पर वही चीज़ अप्लाई होगी। तो ये टोटल इंग्लिश का सिलेबस है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आप एकदम, अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है, मतलब अगर ठीक ठाक इंग्लिश है आपकी और इंग्लिश मीडियम से आपने पढ़ाई करी हुई है, बहुत डिफिकल्ट आपको ये नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश वीक है और आप मतलब थोड़ा सा स्ट्रगल करते हो इंग्लिश में, तो फिर आपको थोड़ा सा बेसिक्स से स्टार्ट करना चाहिए, मेरी यही राय रहेगी। आपको बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करिए, चीज़ों को समझते हुए आप पढ़ते चलिए, क्योंकि इतनी चीज़ें रट लेना वो, और देखो ये ग्रामेटिकल पार्ट है ना, देखो यूपीएससी में क्या एनालिटिकल ज़्यादा रहता है, यहाँ है थोड़ा ग्रामेटिकल पार्ट। अब ये ग्रामेटिकल जो पार्ट है इसमें आप रट नहीं सकते, नाउन प्रोनाउन क्या रटोगे, मतलब क्या डेफिनेशन उसकी रट के क्या कर लोगे, वहाँ पर तो आएगा नहीं वो। तो ये सब चीज़ें आप रट नहीं सकते, ऐसी चीज़ें हैं, तो इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, समझ के पहचान करना बहुत ज़रूरी है। तो ये थोड़ा सा जनरल इंग्लिश टेक्निकल हो जाता है, उसको सही से पढ़ना, सही स्ट्रैटेजी से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे आप बढ़ोगे तो जनरल साइंस में वही फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स में आप देखिए तो वही यूनिट्स एंड मतलब वही एकदम एनसीईआरटी फॉलो करिए आप, डायनेमिक्स, न्यूटन्स लॉ, मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर, लाइट, फिर उसके बाद जो फेवरेट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अब यहाँ से अगर आप क्वेश्चन उठा करके देखोगे, इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन पूछे हैं, उसके बाद इसमें यूनिट मेजरमेंट से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उसके बाद इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उसका नीचे लाइट पे आ जाइए, लाइट से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन पूछे हुए। तो जहाँ टिक मारा हुआ है, सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाले हिस्से हो जाते हैं जहाँ से सवाल पूछे गए हैं। अब वही सेम अप्लाई होता है केमिस्ट्री के ऊपर, वही दाल भात चावल यहाँ पर भी है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। थोड़ा सा क्वेश्चन इससे 2023 में आपको थोड़ा देखने को मिला है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एसिड्स एंड बेसेस। तो एसिड्स, बेसेस, मेटल्स, नॉन मेटल्स, एनर्जी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, उसके बाद आपका आ गया एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ये सब वो हिस्से हैं जहाँ से सवाल थोड़े से केमिस्ट्री में पूछे गए हैं। अब अगर आगे बढ़ें तो आगे आपको दिखाई देगा करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, ग्लोबल डेवलपमेंटल इश्यूज। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम आपने अगर सिविल सर्विसेज की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने ज़रूर गवर्नमेंट स्कीम्स को पढ़ा होगा, बड़ा डिटेल में पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको। लेकिन अगर आप सिर्फ ईपीएफओ की तैयारी करना वाले हैं और शुरू करने वाले हैं, स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं, स्ट्रैटेजी भी हम बता देंगे आपको, पहले सिलेबस समझ लीजिए, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट स्कीम पर खास तौर से ध्यान देना होगा। उसके अलावा रिपोर्ट्स नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, फर्स्ट इन न्यूज़, डिफेंस एक्सरसाइजेस थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ना होगा। इन्वायरमेंट में जो भी रिसेंट समिट्स हुई हैं वो अच्छे से पढ़ना होगा। स्पोर्ट्स से खूब क्वेश्चन ईपीएफओ पूछता है, तो स्पोर्ट्स भी आपको ध्यान में रखना है। अवार्ड्स एंड माइलस्टोन्स, डेज इन न्यूज़, पर्सन इन न्यूज़, अपॉइंटमेंट्स इज इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इंडिया। देन प्लेसेस इन न्यूज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बुक्स, ऑथर्स, और फिर उसके बाद फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, ये वो इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। बाकी मिसलेनियस तो एनीथिंग अंडर द सन कैन कम अंडर करंट अफेयर्स, और उसको मतलब किसी के लिए भी गेस कर पाना नॉट एट ऑल पॉसिबल है। मुझे भी कोई महारत हासिल है नहीं करंट अफेयर्स, तो मैं भी उसके लिए आपको प्रॉपर एकदम कि यही आ जाएगा ऐसा नहीं बोल सकता। हाँ, ये वो टॉपिक हैं जहाँ से थोड़ा सा एनालाइज करके आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो करंट अफेयर्स में और ठीक ठाक देखो, करंट अफेयर्स का वोट वेटेज तो यार ठीक ठाक रहता ही है, तो आपको करंट अफेयर्स तो किसी भी एग्जाम के लिए, एसएससी उठाओ, ईपीएफओ उठाओ, सिविल सर्विसेज उठाओ, हर जगह करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना ही है, उसको आप छोड़ नहीं सकते हो बिल्कुल। और पढ़ना ही नहीं पढ़ना है, मतलब अच्छे से पढ़ना है, वेटेज लगातार इसका बढ़ता चला जा रहा है और ईपीएफओ में भी वेटेज बढ़ रहा है इसका। उसके बाद आते हैं अपने फ्रीडम स्ट्रगल पर।
फ्रीडम स्ट्रगल में आप देखो फ्रीडम स्ट्रगल लिखा है आपके सिलेबस में, लेकिन जब सवाल मैं देख रहा था और मैंने भी जब पेपर दिया ईपीएफओ का, ये एक बड़ी समस्या रहती है, दिखते कुछ और हैं, आ कुछ भी सकता है। तो इसमें आपको अगर पिछले 2-3 साल का पेपर देखोगे तो इसमें टेम्पल आर्किटेक्चर से आपको सवाल दिख जाएंगे, और इस समय जो आपके देश में चल रहा है टेम्पल आर्किटेक्चर को जिस तरीके से प्रमोट किया गया है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो टेम्पल आर्किटेक्चर से सवाल। उसके बाद इंडियन डांस फॉर्म से सवाल दिखेंगे आपको, इंडियन पेंटिंग से सवाल दिखेंगे। उसके बाद लैंग्वेजेस का भी बहुत कुछ चल रहा है, न्यूज़ में रही है, तो लैंग्वेज लिटरेचर से क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर आपको रीजन, फिलॉसफी, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सब थोड़ा सा पढ़ना है। मतलब आप समझिए एंशंट और मेडिवल का ये वाला आर्ट एंड कल्चर वाला जो पार्ट है वो आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है यहाँ पर ईपीएफओ के लिए। अगर आप सिविल सर्विसेज वाले एस्पिरेंट हो तो ये तो आपने ऑलरेडी काफ़ी मतलब पूरा उसको मतलब शरबत बना के पी लिया होगा, तो आपके लिए बहुत समस्या है। लेकिन अगर आप सिर्फ ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा थोड़ा सा आपको अलग से पढ़ के जाना पड़ेगा। आप सिर्फ सिलेबस पे स्टिक मत होइए कि फ्रीडम स्ट्रगल ही बस मैं पढ़ूंगा जी, वही लिखा है, बाकी तो मैं कुछ नहीं पढ़ रहा। ये आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। फ्रीडम स्ट्रगल में क्या है, तो 1800 के बाद आप थोड़ा बढ़िए फ्रीडम स्ट्रगल की तरफ। मुगल एम्पायर का डिक्लाइन, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, राइज ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857, इंडियन नेशनल कांग्रेस का उदय, फिर स्वदेशी मूवमेंट, राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जो पता नहीं यूपीएससी एज एन ऑर्गेनाइजेशन का ही ये फेवरेट पार्ट है मुझे लगता है, दैट इज सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। खूब क्वेश्चन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से ये लोग पूछते हैं, तो यहाँ से ये वाला पार्ट तो आप सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट बढ़िया से पढ़ लेना। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स फ्रॉम 1908 टू 1918, 1919, 1929, 29 टू 39, 40 टू 47, ये खूब पॉलिटिकल डेवलपमेंट इसमें हुआ है। रिसेंट में जितने इशू रहे हैं, जितने भी नॉर्थ ईस्ट के इशू रहे हैं और ये सब इशू रहे हैं, ये सब इवेंट जो है इसी पीरियड में हुआ है। इसलिए मैं आपको कहूँगा इस इवेंट्स को थोड़ा बढ़िया से आप पढ़ना। बाकी सवाल तो ऊपर से भी बन सकते हैं, एडवेंट ऑफ यूरोपियन और राइज ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया से भी खूब सवाल देखने को आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मिलेंगे जब हम सॉल्व करेंगे। तो ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सोशल रिलीजियस मूवमेंट तो डब्बा बना दिया मैंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो तो आप छोड़ ही नहीं सकते, छोड़िएगा ही मत। उसको बढ़िया पढ़ के उसके अच्छे नोट्स और रिवीजन की आप तैयारी कर लीजिएगा। हिस्ट्री के बाद अगर आप देखेंगे तो इंडियन पॉलिटी, अब देखो यहाँ पर हमारा है इंडियन पॉलिटी के ऊपर बिल्कुल अनबायस्ड होकर के, मेरा सब्जेक्ट है, गद्दारी कर रहा हूँ मैं अपने सब्जेक्ट के साथ, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ बिल्कुल भी एकदम अनबायस्ड होकर के। अब ये नहीं है कि आप पॉलिटी है, अब जाइए आप लक्ष्मीकांत उठाइए और पढ़ना चालू कर दीजिए उसके लिए। अगर आप सिविल सर्विस वाले एस्पिरेंट हो, आपने ऑलरेडी जितना पढ़ रखा है इनफ है, मोर देन इनफ है ईपीएफओ के लिए। लेकिन अगर आप सिर्फ ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, मैं बिल्कुल भी आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लक्ष्मीकांत उठाइए और एकदम चालू कर दीजिए उसको मगअप करना, रटना। बिल्कुल ऐसा मत करिएगा, फंस जाएंगे आप। 1.5-2 महीना आप वेस्ट कर दोगे अपना फालतू का महीना आप अपना टाइम वेस्ट करोगे उसमें। ये काम आप बिल्कुल भी ना करिएगा। इसमें आपको क्या करना है, देखो ये टॉपिक्स मैंने चार्ट आउट किए हैं। अब अपने आप देखोगे यहाँ पर एग्जीक्यूटिव इन इंडिया है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर इन इंडिया है, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ये सब इसके अंदर में आता है। अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक हैं। जुडिशरी इन इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनकी पावर्स, उनका अपॉइंटमेंट, जजेस का रिमूवल, इम्पीचमेंट, ये सब दुनिया भर की चीज़ जो है वो उसमें रहती है। तो और आने कितने क्वेश्चन है इसमें से, आने हैं 4 से 5 क्वेश्चन। अब इसके लिए आपको क्या करना है, जब मैं इस पूरा पॉलिटी का जो सब्जेक्ट वाइज वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं PYQ डिस्कस करूंगा और मैं आपको सोर्स बताऊंगा, उसमें मैं आपको इसकी टेक्निक बता दूंगा। सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन देखो आने हैं, उसके लिए आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, इसमें आपको मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल और इन सब पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। इंडियन यूनियन एंड इट्स सिटीजन्स, राइट्स ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स, फंडामेंटल राइट्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ईपीएफओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। फंडामेंटल राइट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सेकंड नंबर का इंपॉर्टेंस रखता है आपका लेजिस्लेचर, दैट इज लेजिस्लेचर में भी सेंट्रल, दैट इज पार्लियामेंट। ये 2-3 एरिया फेवरेट हैं थोड़ा सा ईपीएफओ एग्जाम में, वहाँ से सवाल खूब सारे देखने को मुझे मिले हुए हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन नॉट सो इंपॉर्टेंट, लेकिन ठीक ठाक है, एक आध क्वेश्चन मिल सकता है आपको, किस्मत अच्छी रही। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये थोड़ा फैक्चुअल है, इससे सवाल बन सकता है, पढ़ना है, ये अच्छे से पढ़ना है। और उसके लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया एंड देन मिसलेनियस टॉपिक्स जो आपके न्यूज़ वूज़ में रहे हैं, उससे भी सवाल पूछा जा सकता है, दैट इज पॉलिटी। तो इसके लिए आप लक्ष्मीकांत बिल्कुल फॉलो ना करिएगा, मैं बार बार ये चीज़ आपको रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद आता है इंडियन इकॉनमी। इंडियन इकॉनमी में अगेन 2023 में तो कुछ ऐसा सवाल पूछा ही नहीं, इसने 21 में पूछा, 17 में हो सकता है इस बार पूछ ले। तो आने देखो 3 से 4 क्वेश्चन है अगेन इसमें भी। अब 3 से 4 क्वेश्चन के लिए आप उठाइए रमेश सिंह और पढ़ना शुरू कर दीजिए, ऐसा मैं बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। इसका भी टेक्निक ईजी है। यहाँ पर टॉपिक अगर आप देखोगे तो वही टॉपिक, अगर सिविल सर्विसेज के लिए आप हो तैयारी तो आप ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके हो। सप्लाई डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर पॉवर्टी एलिविएशन,
इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इन्फ्लेशन, उसके बाद रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बीओपी, इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी। अब यहाँ पर इंडस्ट्रियल लेबर पॉलिसी से आपको खूब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर ये इकोनॉमी के क्वेश्चन आए तो उसके बाद इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी से क्वेश्चन मिलेंगे, फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन मिलेंगे। ये सब थोड़े से इंपॉर्टेंट हिस्से हैं जो इकोनॉमी में क्वेश्चन जिनसे आए हुए हैं। 3 से 4 क्वेश्चन इसमें आने हैं मोस्टली। तो अगर आप इनको इकोनॉमी और पॉलिटी को इसीलिए वो क्लब करके यूपीएससी ने लिखा है, तो इसको आप क्लब करके पढ़ के अगर आप देखिए तो इट मेक्स अराउंड 10 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर अब इन 10 क्वेश्चंस के लिए समय कितना देना वो बहुत ज़रूरी है। क्या हमें इन 10 क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि अपने आप में एक सब्जेक्ट है, 2-2 महीना हम लगा दें, क्या हमें इतना समय देना चाहिए? तो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। कम समय में ज़्यादा आउटपुट कैसे निकलेगा उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, वहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा इन टॉपिक, खासतौर से इन सब्जेक्ट्स के लिए इनको कैसे टैकल करना है। लेकिन इन सब्जेक्ट्स पर जाने से पहले हम उन सब्जेक्ट की बात करेंगे जो थोड़े से मार्क्स फेचिंग है, जैसे इंग्लिश हो गया, ठीक है। उन सब्जेक्ट्स का हम ज़्यादा तरीके से बात करेंगे कि वो मार्क्स फेचिंग है और उनको कैसे टैकल करना है। उसके बाद आता है अकाउंटिंग। अब ये देखिए अकाउंटिंग ये वो सब्जेक्ट है जिसमें मुझे बड़ी दिक्कत हुई जब मैं कर रहा था ईपीएफओ का। तो इसमें जनरली कोई भी सिविल सर्विसेज का भी एस्पिरेंट है या कोई भी टेक्निकल बैकग्राउंड का एस्पिरेंट, उसको दिक्कत होगी। हम लोग यार मैथ्स साइंस वाले लोग हैं, हमें बहुत भारी समस्या होती है कॉमर्स का अकाउंटिंग वाला सब्जेक्ट समझने में। तो इसके अगर मैं टॉपिक्स देखूं तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, रेशियो एनालिसिस। अच्छा, इसमें न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। इसको आपको बढ़िया से पढ़ना है और इसका वेटेज भी ऐसा नहीं कम है, 10 से 12 क्वेश्चन का वेटेज है। ऐसा नहीं है कि भाई अकाउंटिंग में छोड़ देता हूँ, मेरे बस की नहीं है, ये बिल्कुल ना करिएगा, गलत हो जाएगा, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। 10 से 12 क्वेश्चन का वेटेज ये रखता है, अच्छे खासे नंबर का वेटेज ये रखता है। इसको पढ़ना है, कोशिश हमें ये करनी है कि हम वो टॉपिक उठाएं। इसमें फिर से वही है कि एनालाइज पीवाईक्यू इसको बढ़िया से करना है। वैसे तो एनालाइज करके सारे टॉपिक उठाए हुए हैं, लेकिन इसमें यह है कि इसमें से भी अगर आप इसको भी पिक एंड चूज करना चाहते हैं कि भाई मैं पूरा अकाउंटिंग नहीं पढ़ना चाहता हूँ यार, मुझे तो कुछ तुम 3-4 टॉपिक ऐसे बताओ जिनको पढ़ के कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाए, मतलब इज्जत बच जाए, तो वो भी हम कर सकते हैं। पीवाईक्यू वाला जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम एनालिसिस करके उसको हम डिटेल में समझने की कोशिश वहाँ पर करेंगे। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज लेबर लॉस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ये वाला, और सोशल सिक्योरिटी। ये वाला पार्ट मैं आपको बहुत फोकस करके बता रहा हूँ क्योंकि 20 नंबर तक का, 20 क्वेश्चन तक का इसका वेटेज है जो हमने पीछे देखा है। वेटेज के हिसाब से मैं आपसे एकदम क्लियरली फैक्ट्स के बेसिस पर बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं है और इसलिए ये थोड़ा सा इजी, लो हैंगिंग फ्रूट भी है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस आराम से, यहाँ पर आपको इंडियन लेबर फोर्स के बारे में, ट्रेड यूनियन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन। लेबर लॉस में जब आओगे सारे एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ट्रेड यूनियंस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, और ये सब तो हमने वैसे भी सिविल सर्विसेज की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ भी देखा होगा। अगर आप सिर्फ ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सब आपको, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, ये सब पढ़ना ही पढ़ना, छोड़ ही नहीं सकते हो इनको। ठीक वैसे लेबर कोड्स, यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सोशल सिक्योरिटी कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये दोनों से तो खूब क्वेश्चन आते हैं, बाकी पढ़ना तो चारों ही है इसमें भी। तो इससे इसका वेटेज 20 क्वेश्चन का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जनरल इंग्लिश के बाद अगर मैं किसी को मानता हूँ, मैं मानता हूँ लेबर लॉस और इंडस्ट्रियल रिलेशंस और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया को। इससे आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, एक एक चीज़ बिल्कुल शरबत बना के पी लेनी है। उसी की तरह अब आते हैं हम कंप्यूटर एप्लीकेशंस के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, कंप्यूटर एप्लीकेशन से सिंपल और मॉडरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन रहेंगे। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस, डेटा प्रोसेसिंग साइकिल, इन सबों से क्वेश्चन आपके ऊपर बनेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशंस के ऊपर। 10 क्वेश्चन का वेटेज इसका कंप्यूटर एप्लीकेशंस का रहता है। कई बार वेटेज कम होकर के 7 से 8 भी हो सकता है। तो इस सब्जेक्ट को भी छोड़ना, तो देखो वैसे कोई भी सब्जेक्ट नहीं चाहिए। वैसे पॉलिटी आप और इकोनॉमी आप थोड़ा हल्के में ले सकते हो, लेकिन ये सब सब्जेक्ट जो अकेले अकेले कम पढ़ के आपको अच्छा खासा वेटेज, अच्छा खासा नंबर दिला सकते हैं, उनको आपको तो ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए इस केस में। उसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर। सबसे पहले क्वांट की बात करें तो ये पेपर अगर आप देखोगे ये पूरा एसएससी साइड में ही जाएगा, जहाँ एसएससी का फेवरेट टॉपिक्स होते हैं। जैसे यूपीएससी में आप क्वेश्चन पूछा तो वही टॉपिक्स यहाँ पर भी हैं इंपॉर्टेंट। जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम्स। उसके बाद फिर आप डेटा इंटरप्रिटेशन, फिर यहाँ आ जाइए आप जो है
LCM HCF के ऊपर। फिर उसके बाद आइए सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, खूब पसंद आता है। कंपाउंड इंटरेस्ट खास तौर से खूब पसंद आता है, बच्चे फंसते हैं ना इसमें, इसलिए पसंद आता है। तो ये सब वो टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पढ़ना तो सभी है, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, ये सब वो टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वांट में खूब, तो फेवरेट वाला हिस्सा है। उसी तरीके से स्टैटिक्स में अगर आप देखोगे तो स्टैटिक्स में आपको दिखाई देगा कि बेसिक ऑफ स्टैटिक्स, मीन, मीडियन, मोड, फिर डेविएशन, उसके बाद ये सब क्वेश्चंस जो है थोड़े बहुत ये सब आए हैं, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन देख लेना एक बार, देख सकते हैं एक बार, सॉल्व कर सकते हैं बैठ करके। अब आता है आपका लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट, तो फिर वही यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट SST टाइप वाला वही फॉलो किया हुआ है यहाँ पर, वो वही इनका भी फेवरेट है। तो ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, कैलेंडर, डाइस, वेन डायग्राम, उसके बाद सिलॉजिज्म, ये सब इनके फेवरेट टॉपिक्स हैं, जहाँ से क्यूब, क्यूबॉइड, ये सब इनके फेवरेट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये क्वेश्चंस वैसे तो आपको पूरा ही मतलब लॉजिकल रीजनिंग में ये सब देखो कोई रटने वाली चीज़ तो है नहीं, इसमें थोड़ी बहुत टेक्निक्स होती हैं जिनको लगा करके आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए उतना ज़्यादा आप पॉलिश्ड होते जाएंगे। तो प्रैक्टिस तो आपको सारे तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर कर लेने चाहिए। सेम टेक्निक गोज इन क्वांट ऑल्सो। टेक्निक्स हैं कुछ, उन टेक्निक्स आप तभी याद कर पाएंगे या उन टेक्निक्स को आप तभी समझ पाएंगे जब आप खूब सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। CSAT में रटने जैसा कुछ है नहीं, फॉर्मूला लगाने जाओगे भाई इतना कम समय मिलता है, फॉर्मूला लगाए, लेट इट बी एक्स किया, बस काम वहीं आप एक्स हो गए, वहीं आप एक्स हो जाएंगे। वो काम आपको यहाँ पर नहीं करना है। सिंपल टेक्निक्स होती हैं, टेक्निक आप सभी समझ पाओगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हैंडल करने की कोशिश आप करोगे। यहाँ पर वही सेम टेक्निक है इन दोनों चीज़ के लिए। उसके बाद इसके अलावा यहाँ पर अभी जो नया ट्रेंड चला है उसमें इंडियन ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन, मतलब आप SDG के अंडर में जैसे लैंडफॉर्म्स इन इंडिया हो गया, या अपनी जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है उससे कुछ क्वेश्चन, इसका बॉर्डर किससे लगता है, उसका बॉर्डर किससे लगता है, इस टाइप के क्वेश्चन। ड्रेनेज सिस्टम से ये रिवर कहाँ से बहती है, इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरी है, ये कहाँ जा रही है, ये सब क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं। SDG ये नया अभी ट्रेंड चला है इसको ऐड करने का, तो इसलिए इसको अपडेट कर दिया है यहाँ पर। तो आई होप आपको सिलेबस का पूरा एक एक नॉलेज यहाँ पर मिल गई होगी, सारी चीज़ें हमने इसमें कवर कर दी हैं। उसके साथ में PYQs का पूरा डिटेल हमने ऑलरेडी अनअकैडमी के ऊपर पूरा उसको ब्रेक डाउन करके उसकी PDF आपको लिंक में नीचे लिंक है उसके ऊपर मिल जाएगी। ज़रूर से उस लिंक पर जा करके उस पूरी EPFO के लिए जो सिलेबस है उसकी लिंक आप ज़रूर से ज़रूर वहाँ पर जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल, ये पूरा वीडियो समझ में आ चुका होगा। जिस वीडियो की आपकी डिमांड है सबसे पहले, जिसके ऊपर आप डिस्कशन चाहते हो, ज़रूर से कमेंट करिए, उसके ऊपर हम एक पूरा डिस्कशन वेल रिसर्च्ड वीडियो लेकर के आएंगे और इसी तरीके से EPFO में हम आपकी लगातार मदद करते रहेंगे। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।